नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु शर्मा फिर से हाजिर हूं आपसे जुड़ी उन तमाम सूचनाओं, हलचलों और खबरों के साथ जो आपके लिए फायदेमंद हैं। बात कृषि की हो, आपके गांव की हो, सरकार की, पर्यावरण की या फिर आपके सेहत से जुड़ी हुई, हम हर मुद्दे से जुड़ी हुई जानकारी आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए करते हैं शुरुआत। आज हम बात करेंगे कि क्यों किसानों को देना पड़ सकता है 15,000 का पर्यावरण शुल्क। जानेंगे ट्रेड फेयर में क्या क्या है खास। बताएंगे अब चाय की चुस्की लेना क्यों होगा महंगा। समझेंगे कहां अब कैदियों से भी मिला जा सकेगा ऑनलाइन। साथ ही बताएंगे इसी कोच में सफर करने वालों के लिए क्या है अच्छी खबर। दुनिया के शहरों में तेजी से बढ़ रही आबादी और खेती की घटती योग्य जमीन की वजह से खाने पीने की जरूरतों को पूरा करना आज हमारे लिए चुनौती बनती जा रही है। इन चुनौतियों के समाधान पर दिल्ली के पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वर्टिकल फार्मिंग विधि से खेती करने पर सेमिनार का आयोजन किया गया। For the vertical farming. सेमिनार में चर्चा के दौरान वर्टिकल फार्मिंग एसोसिएशन के चेयरमैन मोहन बाजीकर, अमेरिका से लिविंग ग्रीन फर्म के निदेशक रिचर्ड स्टोनर, पूर्व हॉर्टिकल्चर कमिश्नर एचपी सिंह, कैराथन ग्रीन हाउस सॉल्यूशन नीदरलैंड्स के निदेशक माइक वेरमेजी, केआरबीएल लिमिटेड के निदेशक प्रियंका मित्तल, आईईएआरआई के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभात कुमार और पीएचडी चैम्बर से एग्री बिजनेस कमेटी के चेयरमैन एनएम केजरीवाल, जनरल सेक्रेटरी सौरभ सान्याल, एग्री बिजनेस के निदेशक दुर्गेश चंद्र शर्मा, आलोक बी श्रीराम शामिल हुए, जिसमें भारत में इसकी चुनौतियों और अवसर को लेकर चर्चा हुई। वर्टिकल फार्मिंग का मतलब ये है कि हमको जो स्पेस है, वर्टिकल स्पेस है, उसको यूटिलाइज करके फार्मिंग करना। अभी तक जो हमारी फार्मिंग है या तो सॉइल में करें या एरोपोनिक सिस्टम में करें या ग्रीन हाउस में करें, ज़्यादातर वो जो हॉरिजॉन्टल फार्मिंग है, तो इसमें क्या होता है कि कम लैंड होने पर हम कम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चूँकि लैंड कम हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पानी कम हो रहा है, तो एक चिंतन है कि हम वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि कचरे से भी बिजली बनाई जा सकती है? जी हां, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आने वाले दिनों में कचरे से उत्पन्न बिजली की खरीदारी अनिवार्य हो सकती है। कचरे से उत्पन्न बिजली की खरीदारी आने वाले समय में अनिवार्य हो सकती है। सरकार जल्द ही इस प्रावधान को लागू करने जा रही है। सरकार का मानना है कि इस नए प्रावधान से कचरे से निपटने में आसानी के साथ नवीकरणीय बिजली को प्रोत्साहन मिलेगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आने वाले समय में बिजली उत्पादन के लिए प्रोसेस्ड पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि साफ पानी लोगों को पीने के लिए उपलब्ध हो सके। विद्युत मंत्रालय जल्द ही नई टैरिफ नीति जारी करने जा रहा है, जिसमें कचरे से बनने वाली बिजली की खरीदारी नगर निगम जैसे स्थानीय निकायों के लिए अनिवार्य होगी। देश में मातृ शिशु के स्वास्थ्य देखभाल में सहयोग के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, एमएसडी इंडिया, रिलायंस फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट और यूएसएआईडी ने एकजुट होकर एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी योजनाओं में सहयोग देना है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, एमएसडी इंडिया, रिलायंस फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट और यूएसएआईडी ने एकजुट होकर सामूहिक प्रयास की घोषणा की है। इनके प्रयास से प्रोजेक्ट ASMAN आसमान शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी योजनाओं में सहयोग देना है, साथ ही मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। प्रोजेक्ट आसमान एक प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है। इसके तहत प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, बाल स्वास्थ्य और किशोर स्वास्थ्य की दिशा में गुणवत्ता पर स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। ये गठजोड़ केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य करेगा। माना जा रहा है कि इससे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा होगा। ये तो आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। माना जा रहा है कि इन सभी फाउंडेशंस का मकसद है देश के नागरिक के स्वास्थ्य की देखभाल।
भारत के खुशबूदार बासमती चावल की खेती करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। ईरान में चावल के आयात पर लगी पाबंदी खत्म हो गई है, जिसके चलते बासमती चावलों की निर्यात की मांग बढ़ गई है। भारत से खुशबूदार चावल के आयात पर ईरान की रोक हटाने की खबरों के बाद बासमती चावल का निर्यात करने वाली कंपनियों के शेयरों की कीमत में 18% तक बढ़त दर्ज की गई है। देश से 1/3 बासमती चावल का निर्यात ईरान को होता है। ईरान ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान रिकॉर्ड आयात के बाद भारत से बासमती चावल के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है। इसलिए ईरान सरकार ने भारत से चावल आयात के लिए परमिट जारी करना बंद कर दिया है। भारतीय निर्यातक पिछले ऑर्डर अब भी पूरे कर रहे हैं, लेकिन नए ऑर्डर बंद हो गए हैं, जिससे ईरान को भारत का चावल निर्यात तेजी से घटा है। भारत का करीब 33% बासमती चावल का निर्यात ईरान को होता है, इसलिए ईरान भारत के लिए अहम बाजार है। आलू की फसल में देरी से आगरा की मंडियों में आलू के दाम बढ़ गए हैं। नई फसल की आवक में देरी से उपभोक्ताओं को पुराना आलू 16 से 20 रुपए किलो तक मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में आलू की फसल करीब 15 दिन लेट है। अब तक मंडियों में पंजाब से पर्याप्त मात्रा में नए आलू की आवक शुरू हो जाती थी। कम आवक से नए आलू की कीमत मंडी में 25 से 26 रुपए किलो और रिटेल बाजार में 35 से 40 रुपए तक है। इससे पुराने आलू के दाम भी गिरने के बजाय बढ़ गए हैं। कोल्ड स्टोरेज से जो आलू 600 से 800 रुपए क्विंटल उठ रहा है, मंडी में 12 से 14 रुपए किलो है। ये रिटेल में 16 से 20 रुपए में उपलब्ध है। उधर पंजाब से नए आलू की आवक मंडी में शुरू हो गई है। 10 दिन में मात्रा बढ़ जाएगी। वहीं आगरा के कोल्ड स्टोरेज में 20% से अधिक आलू का भंडारण है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खेतों में फसल की खूंटियों को जलाने के कारण फैल रहे प्रदूषण से केंद्र सरकार ने चिंता जाहिर की है, जिसके तहत किसानों को अब 15,000 रुपए तक का पर्यावरण शुल्क भी देना पड़ सकता है। पर्यावरण मंत्रालय ने वायु प्रदूषण नियंत्रण के कारगर उपाय नहीं करने पर उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के प्रति नाराजगी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में पर्यावरण सचिव अशोक लवासा ने खेतों में फसलों के अवशेषों में आग के बाद राख के प्रबंधन के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि राख प्रबंधन नहीं होने के कारण एनसीआर और देश के उत्तरी हिस्से में वायु की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। खेतों में खुले स्थान पर फसलों के अवशेषों को जलाया जाता है, लेकिन अवशेष के प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय नीति का पालन नहीं हो रहा है। नीति के तहत राख के प्रबंधन के लिए तकनीकी प्रक्रिया अपनाने और अवशेषों का दूसरा कार्यों में इस्तेमाल की बात कही गई है। और साथ ही एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऐसे राज्यों पर खूंटी जलाने पर प्रतिबंध के साथ 15,000 रुपए तक का पर्यावरण शुल्क भी लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश के किसान एक बार फिर से परंपरागत खेती को अपनाकर जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट भी तैयार किया है। हिमाचल प्रदेश के किसान फिर से जैविक खेती का तरीका अपना रहे हैं। इसके लिए सरकार ने योजना भी तैयार कर ली है। जल्द इस योजना को लागू भी किया जा सकता है। आधुनिक खेती से हो रहे जलवायु परिवर्तन और खेती पर पड़ रहे बुरे प्रभावों को देखते हुए सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तैयार की है। अभी तक इस योजना को शुरू नहीं किया गया है। आगामी रबी फसलों के सीजन में इस योजना को शुरू किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में पायलट बेस पर इस योजना के तहत कृषि विभाग द्वारा किसानों को परंपरागत खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। परंपरागत खेती में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर अवार्ड प्राप्त कर चुके किसानों से कृषि गुर सिखाए जाएंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि क्यों अब चाय पीने के लिए आपको करनी पड़ सकती है और ज्यादा जेब ढीली। जल्दी हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हो सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार 30 साल बाद बनाई जा रही नई शिक्षा नीति में 14 बदलाव करने वाली है। इस साल दीपावली पर कुछ नया देखने को मिल सकता है। इस बार दीपावली पर पटाखे सूरज की रोशनी बिखेरेंगे और स्वास्तिक का नजारा भी पेश करेंगे। इसके साथ ही पटाखों की कंपनियों ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली पटाखे भी बनाए हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। आउटडोर पोल्यूशन के बाद अब इंडोर पोल्यूशन की वजह से भी काफी बच्चे बीमार होने के साथ ही अस्थमा जैसी बीमारी के शिकार हो रहे हैं और माना जा रहा है कि आउटडोर पोल्यूशन के मुकाबले इंडोर पोल्यूशन ज्यादा खतरनाक है। अक्सर लोग बाहरी प्रदूषण से बीमारी का शिकार होते हैं, लेकिन एक शोध के मुताबिक इंडोर पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली के लगभग 8% बच्चों को अस्थमा हो रहा है। दिल्ली में किए गए एक शोध में ये पाया गया है कि जिन एरिया में घरों के अंदर पॉल्यूशन लेवल हाई पाया गया, वहां अस्थमा के मरीज ज्यादा पाए गए हैं। इस शोध में इंडस्ट्रियल एरिया में 11.8% बच्चों को अस्थमा पाया गया, जबकि रेडिएशनल एरिया में 7.5% बच्चे अस्थमा के मरीज थे, जबकि गांव में ये घटकर केवल 3.9% पाया गया। इस स्टडी से ये साबित हुआ है कि इंडोर पोल्यूशन आउटडोर पोल्यूशन से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग अपना ज्यादा समय घरों के अंदर ही बिताते हैं और लगातार पोल्यूशन की चपेट में रहते हैं। जल्दी हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हो सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार 30 साल बाद बनाई जा रही नई शिक्षा नीति में 14 बदलाव करने वाली है। हिमाचल प्रदेश ने राज्य की शिक्षा नीति तैयार कर दी है, जिसके तहत पहली से 8वीं कक्षा तक परीक्षा पैटर्न शुरू करना, प्राथमिक स्कूलों में प्री नर्सरी शुरू करना और माध्यमिक कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की सिफारिश की गई है। देश की नई शिक्षा नीति को लेकर नई दिल्ली में उत्तर भारत के राज्यों के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के साथ एक अहम बैठक होगी। इस दौरान नई शिक्षा नीति को लेकर हिमाचल का प्रस्ताव रखा जाएगा। सभी राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार देश की नई शिक्षा नीति की घोषणा करेगी। नई शिक्षा नीति बनाने के लिए हिमाचल सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग से राय ली है, जिसमें पंचायत, जिला परिषद प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षकों, अभिभावकों, विद्यार्थियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी चर्चा की गई है। इस साल दीपावली पर कुछ नया देखने को मिल सकता है। इस बार दीपावली पर पटाखे सूरज की रोशनी बिखेरेंगे और स्वास्तिक का नजारा भी पेश करेंगे। इसके साथ ही पटाखों की कंपनियों ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली पटाखे भी बनाए हैं। हर साल की तरह इस साल भी दीपावली को देखते हुए पटाखों का बाजार सज गया है। इस बार दीपावली पर पटाखे सूरज की रोशनी तो बिखेरेंगे ही, इसके साथ ही स्वास्तिक का नजारा भी पेश करेंगे। इस बार भारतीय पटाखा कंपनियों ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली पटाखे भी बनाए हैं, जिससे लोग अपने त्योहार को उतनी ही खुशी के साथ मनाएंगे और वातावरण भी इन पटाखों के धुएं से प्रदूषित नहीं होगा। काफी संशोधन करते हुए पटाखा फूटने की ऊंचाई भी बढ़ा दी है। इस बार लोगों को सबसे ज्यादा स्वास्तिक पटाखा और सूर्य नमस्कार पटाखा हैरान करने वाला है। पटाखा बेचने वालों के मुताबिक स्वास्तिक पटाखा एक चक्री है, जिसके चलाने पर उसमें से स्वास्तिक का आकार बनकर आएगा। वहीं सूर्य नमस्कार पटाखा फोड़ने पर सूर्य की पहली किरणों से निकलने वाली रोशनी नजर आएगी। लगातार 4 महीने गैर सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमतों में कटौती के बाद तेल विपणन कंपनियों ने घरेलू गैस की कीमतों के दाम बढ़ा दिए हैं। तेल विपणन कंपनियों ने अपनी मासिक मूल्य समीक्षा के तहत गैर सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमत 27.5 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दी है। यह वृद्धि रसोई गैस मूल्य में लगातार 4 महीने कटौती के बाद की गई है। इस वृद्धि के बाद अब दिल्ली में रसोई गैस का एक सिलेंडर की कीमत 545 रुपए हो गई है। गैर सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमत में 42 रुपए की कटौती पिछली बार 1 अक्टूबर को की गई थी और उसके बाद दिल्ली में प्रति सिलेंडर रसोई गैस की कीमत 517.50 रुपए हो गई थी। देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही पड़ोसी राज्यों के ऐसे चालक जो सड़कों पर जानलेवा ड्राइविंग करते हैं, उन्हें अब सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। दिल्ली परिवहन विभाग समेत पड़ोसी राज्यों के परिवहन प्राधिकरणों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अभी 7,949 लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश कर चुका है। इसमें 751 लाइसेंस पड़ोसी राज्य जिसमें गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव से लेकर यूपी के कन्नौज, मध्य प्रदेश के भिंड के लाइसेंसधारी शामिल है। इस वर्ष अभी तक 709 लाइसेंस को रद्द किया जा चुका है, बाकी पर कार्रवाई जारी है। जल्दी सुबह सुबह चाय की चुस्की लेना आपको महंगा पड़ने वाला है। देश भर में चाय उत्पादन के लिए मशहूर असम में इस साल चाय का उत्पादन घटने का अनुमान है, जिसके कारण देश भर में चाय की कीमतों में इजाफा हो सकता है।
देश में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन करने वाले राज्य असम में वर्ष 2015 में हुई कम एवं अनियमित बारिश से चाय का उत्पादन गिरने की संभावना है। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब असम में चाय का उत्पादन गिरने के आसार हैं। चाय का उत्पादन कम से कम 6% घट सकता है। लंबे समय तक सूखे और उच्च तापमान की वजह से चाय के उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों के लिए एक अच्छी खबर है। कैदियों के परिवार वाले अब ऑनलाइन ही कैदियों से मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ई प्रेजेंस योजना के तहत जेलों को ऑनलाइन किया जा रहा है। काम पूरा होने के बाद बंदी और कैदियों से मुलाकात के लिए उनके परिवार वालों को लोकवाणी और जन सुविधा केंद्र के जरिए आवेदन करना होगा। इससे जहां लाइन में खड़े होने का झंझट खत्म होगा, वहीं मुलाकात भी आसानी से हो सकेगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिला के जेल की क्षमता 529 बंदियों की है और कारागार में लगभग 2100 कैदी हैं। इस योजना के तहत पहले चरण में बंदियों का डाटा कंप्यूटराइज्ड भी किया जा चुका है। ट्रेनों में एसी कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए क्या है अच्छी खबर, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ट्रेन के एसी कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब एसी कोच के यात्रियों को ट्रेन में मिलने वाले भारी कंबल से छुटकारा मिलने वाला है। इसकी जगह अब हल्के और उसी के दाम में दोहर दिया जाएगा। 14 से 27 नवंबर से दिल्ली में लगने वाले ट्रेड फेयर में इस बार नए प्रोग्राम्स की तैयारियां तो चल ही रही हैं। इसके साथ ही लोग इस बार ट्रेड फेयर में डीटीसी पास भी बनवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। देश में बन रहे स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए सभी राज्यों को अपने अपने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना 15 दिसंबर तक अपने प्रस्ताव स्थानीय निकायों को देने होंगे। केंद्र सरकार ने राज्य और शहरों के स्थानीय निकायों को स्मार्ट शहर योजना से जुड़े प्रस्ताव 15 दिसंबर तक सौंपने की नसीहत दी है। उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक में शहरी विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि योजना की रूपरेखा पेश करने की तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। हालांकि कई नगर आयुक्तों ने समय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया है। सभी राज्यों के कुल 98 शहरों को स्मार्ट शहर मिशन के लिए चुना गया है। इन शहरों को तकनीक और जनता की मदद से स्मार्ट बनाया जाएगा। पहले चरण में तमाम शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा के आधार पर 98 शहरों को स्मार्ट शहर के लिए चुना गया है, जबकि दूसरे चरण में सिटी चैलेंज में आगे आने वाले शीर्ष 20 शहरों को चालू वित्त वर्ष में वित्तीय सहायता मिल सकेगी। इन शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए पहले 200 करोड़ रुपए और इसके बाद अगले 3 साल में 100 करोड़ रुपए की वार्षिक राशि दी जाएगी। ट्रेन के एसी कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब एसी कोच के यात्रियों को ट्रेन में मिलने वाले भारी कंबल से छुटकारा मिलने वाला है। इसकी जगह अब हल्के और उसी के दाम में दोहर दिया जाएगा। भारतीय रेलवे ट्रेनों में एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को कंबल की जगह अब दोहर देने पर विचार किया जा रहा है। वजन में हल्का होने के कारण दोहर को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। साथ ही रेलवे को इसकी धुलाई में भी आसानी होगी। ये सुविधा अभी फर्स्ट क्लास में शुरू की जाएगी। ट्रेनों में एसी कोच में यात्रियों को बेडरोल, चादर, तकिया, कंबल, तौलिया दिया जाता है। कंबल का वजन अधिक होने के चलते अक्सर ओढ़ने में यात्रियों को दिक्कत महसूस होती है। कभी कभी सोते वक्त कंबल वजनी होने के कारण सीट से नीचे गिर जाता है। दाम के हिसाब से दोनों में खास फर्क नहीं है, पर हल्का होने के चलते दोहर आरामदायक होगा। प्रयोग के तौर पर पहले 2 ट्रेनों गोरखधाम एक्सप्रेस और पुष्पक एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास में कंबल की जगह दोहर दिए जाएंगे। देश की राजधानी समेत 5 मेट्रो शहरों में स्लम एरिया के बच्चों में लगभग 50% बच्चे कुपोषण की समस्या से परेशान हैं। राजधानी दिल्ली के स्लम में 50% बच्चों का वजन औसत से काफी कम है, जबकि देश में 43% बच्चे की आयु व कद के आधार पर कमर की चौड़ाई कम और 45% बच्चों का विकास रुका पड़ा है। ये खुलासा चाइल्ड राइट्स एंड यूथ क्राई के 5 मेट्रो शहरों के आंगनबाड़ी में 1 से 6 आयु वर्ग के बच्चों पर किए गए सर्वे में किया गया है। क्राई ने 5 मेट्रो शहर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु व मुंबई में 1 से 6 साल तक आंगनबाड़ी के 1260 बच्चों पर सर्वे किया है। चेन्नई में ऐसे बच्चों की तादाद अधिक है जो कि स्लम इलाकों में कुपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं। वहां 62.2% ऐसे बच्चे हैं, जबकि बेंगलुरु में सबसे कम महज 33% है।
अब देश में व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई करने वाले 11वीं और 12वीं के छात्रों को अपनी पढ़ाई में इंडस्ट्री का लाभ भी मिलने वाला है, जिसके लिए सीबीएसई से संबंधित स्कूलों में छात्रों को बड़ी और नामी इंडस्ट्री से भी रूबरू कराया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बच्चों में कौशल विकास को बढ़ाने के लिए बच्चों को इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन कराने को कहा है। स्कूलों को प्रोफेशनल, सिविल सर्विसेज, डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, इंजीनियर व किसानों से इंटरेक्शन कराने की व्यवस्था भी करनी होगी। सीबीएसई का मानना है कि कंपनियों व प्रोफेशनल्स के संपर्क में आने से बच्चों में कौशल विकास को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सीबीएसई से संबंधित स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम छात्रों को उपलब्ध कराए जाते हैं। बोर्ड का मानना है कि इंडस्ट्री के बारीक पहलुओं को जानने के लिए भी जरूरी है कि बच्चों का कंपनियों का उद्योग चलाने वालों के साथ संपर्क बनवाया जाए। ऐसे में वे स्वयं के अनुभवों से काफी कुछ सीखेंगे, जो कि उनके आने वाले कल के लिए उपयोगी होगा। 14 से 27 नवंबर से दिल्ली में लगने वाले ट्रेड फेयर में इस बार नए प्रोग्राम्स की तैयारियां तो चल ही रही हैं। इसके साथ ही लोग इस बार ट्रेड फेयर में डीटीसी पास भी बनवा सकते हैं। 14 से 27 नवंबर तक चलने वाले ट्रेड फेयर के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी खास तैयारी कर रहा है। दिल्ली सरकार के पवेलियन में अलग अलग डिपार्टमेंट की भागीदारी होगी। ये डिपार्टमेंट अपनी उपलब्धियों और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में लोगों को बताएंगे। डीटीसी मेट्रो, दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम भी इसके लिए तैयारी कर रहा है। ट्रेड फेयर में इस बार डीटीसी का पास सेक्शन भी होगा, जहां लोग बस पास भी बनवा सकते हैं। ट्रेड फेयर में ऐसा पहली बार होने वाला है। इसके साथ ही मेट्रो कार्ड को भी आप रिचार्ज करवा सकते हैं। रेल में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे एक विशेष सुरक्षा मोबाइल ऐप लाने वाला है। इसके जरिए महिलाएं अपने स्मार्टफोन से किसी भी मुसीबत के दौरान तुरंत ही सुरक्षा पा सकती हैं। महिला यात्रियों के खिलाफ अपराधों पर रोक लगाने के लिए रेलवे जल्द ही अखिल भारतीय स्तर पर विशेष सुरक्षा मोबाइल ऐप की शुरुआत करने वाला है। इसके जरिए पीड़ित महिला को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ से तत्काल मदद मिल सकेगी। आरपीएफ के तालमेल से तैयार किए जा रहे इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य सुरक्षा से संरक्षा है। दिल्ली में आयोजित आरपीएफ के एक समारोह में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ये घोषणा की है। इस दिशा में पश्चिम सहित कुछ जोनल रेलवे ने ट्रेनों में सीसीटीवी लगाने के अतिरिक्त महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। साथ ही रेलवे में चोरी रोकने के लिए भी आरपीएफ राजकीय रेलवे पुलिस के साथ मिलकर काम करने वाली है। अभी तक लोग बिजली बिल जमा कराने के लिए बिजली केंद्रों या फिर ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए ही इसे जमा करवाते थे, लेकिन अब बिजली उपभोक्ता अपने स्मार्टफोन के जरिए ऑनलाइन ऐप पेटीएम से भी बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ता अब पेटीएम वॉलेट, डेबिट क्रेडिट कार्ड और बैंकों में एटीएम के जरिए भी अपना बिजली का बिल जमा करा सकते हैं। भारत में इस समय देश का सबसे बड़ा मोबाइल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पेटीएम है। इसके साथ ही पावर कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट उपभोक्ताओं के लिए ग्रुप पेमेंट की भी सुविधा शुरू करने जा रहा है। इसके बाद कोई भी कंपनी एक ही जगह से अपने सारे कनेक्शनों के बिल का भुगतान कर सकेगी। बिलिंग के लिए हर जगह कर्मचारी रखने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। मौजूदा समय में बिजली उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट के जरिए बिजली का बिल जमा करने की सुविधा है। उपभोक्ताओं की सहूलियत तथा राजस्व वसूली बढ़ाने के मकसद से पावर कॉर्पोरेशन अब इसका दायरा और बढ़ाने जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012049800000, साथ ही 0011।